Welcome dear students. In indicating instrument and theory of ammeter and voltmeter, today we are going to discuss moving iron instruments. After completing this topic, you will be able to recall the construction and working principle of moving iron instruments. You will be able to derive torque equation of moving iron instruments. You will be able to recall the advantages, disadvantages and errors in moving iron instruments. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो मोस्ट ऑफ द जो आपके एसी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हैं, एसी एमीटर, एसी वोल्टमीटर आप यूज करते हो, या इन जनरल जो आप एसी सर्किट में जो एमीटर और वोल्टमीटर आप यूज करते हैं वो आपका मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो ये अब हम इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अभी तक हमने जो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, उस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हमने ये देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ डीसी वैल्यू मेजर कर सकता है। ठीक है, एसी वैल्यू मेजर करने के लिए आप रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यानी कि आपका जो इनपुट था आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, उसमें आपने रेक्टिफायर के थ्रू अपने साइनसॉइडल वेवफॉर्म को नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म में कन्वर्ट करके उसका एवरेज वैल्यू अपना रीड करवाया, तो आपका एसी वैल्यू पीएमएमसी मेजर कर पा रहा था। बट बिना मॉडिफिकेशन के आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एसी वैल्यू, एसी क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट थी जो एसी भी मेजर कर सकता है और डीसी भी मेजर कर सकता है, तो उसमें आपका ये आता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को ही आप एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, मूविंग आयरन को शॉर्ट में हम एमआई इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं। तो अब अगर बात करें तो जो आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है इसका, हम उसे बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट्स, और जो इसका दूसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं रिपल्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये दोनों ही आपके एमआई इंस्ट्रूमेंट यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। बट इसमें अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप का मतलब क्या है कि जिस एमआई इंस्ट्रूमेंट में आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होगा, अगर वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उस टाइप के एमआई इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। जिस एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपका जो पॉइंटर का मूवमेंट, या फिर हम ऐसा कहें कि उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आपका टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अगर वो फोर्स ऑफ रिपल्सन से प्रोड्यूस हो रहा है तो आप उसे बोलते हैं रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और चूंकि यहां पे जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो मेन कॉज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग हो रहा है, इसलिए दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग होगा। तो हम दोनों के लिए कंस्ट्रक्शन की अगर सबसे पहले बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने डिस्कस किया कि जो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, तो आपके जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप, तो उसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो रहा है क्योंकि दोनों में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है वो एक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण तो दूसरे में फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण। अब अगर फर्स्ट आप अट्रैक्शन टाइप देखो तो यहां पे क्या है, ये जो कॉइल्स हैं ये एक्चुअली इस कोर पे बाउंडेड हैं, और ये जो आपका, तो अब ये जो हमारा कॉइल है ये वही कॉइल है जिसको आप सीरीज में कनेक्ट करोगे अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपका एमीटर की तरह काम कर रहा है। यही वो कॉइल है जिसको आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपका वोल्टमीटर की तरह काम कर रहा है ना। क्योंकि अगर हम बात करें आपके बेसिक एमीटर और वोल्टमीटर में, तो जब हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर रहे थे वहां पे मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बस यही बताया था एमीटर और वोल्टमीटर में कि एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो जितना कम हो वो बेहतर है, आपका वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो वो बेहतर है। तो यहां पे भी यही सेम डिफरेंस होगा, बाकी कंस्ट्रक्शन आपका सेम होगा।
ठीक है। तो अब अगर देखें कि जो कॉइल्स हैं उसमें आप सीरीज कनेक्ट करो उससे या पैरेलल कनेक्ट करो, उससे करंट फ्लो करेगा, और अगर उससे करंट फ्लो होगा तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो इन दोनों में कोई एक नॉर्थ पोल होगा, कोई एक दूसरा एक साउथ पोल होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलेगा और साउथ पोल से फ्लक्स एंटर करेगा। तो उस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और ये उसका फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अब यहां पे क्या है, जैसे आपका जो कोर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ठीक सामने आपका एक मूविंग आयरन है ना। यहां पे अगर देखें तो ये आपका मूविंग आयरन है। तो जैसे ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हुआ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होने के कारण इस मूविंग आयरन पे वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। जब आपका ये मूविंग आयरन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपके मैग्नेट की तरफ खींचेगा, तो जो आपका पॉइंटर होगा उसका डिफ्लेक्शन आपके स्केल पे होगा। अब जितना ज्यादा आपका जो मूविंग आयरन है वो अट्रैक्ट होगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, उतना ज्यादा जितना ज्यादा आपका मूविंग आयरन अट्रैक्ट होगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, उतना ही ज्यादा आपका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होगा आपके स्केल पे। अब अगर इस जो कॉइल है इसमें अगर आपका करंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने का मतलब है इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से आपका मूविंग आयरन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अब अगर आपके मूविंग जो कॉइल अब जो आपका कॉइल है उससे अगर कम करंट पास होगा तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो आपका फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कम होगा। यानी यहां पे जो आपके पॉइंटर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि आपके कॉइल से कितना करंट पास हो रहा है। अब अगर ये ए मीटर है और कॉइल आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो जितना करंट आपका पास होगा उस हिसाब से आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा। बट अगर ये आपका वोल्ट मीटर और कॉइल को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका जितना आपका वोल्टेज अप्लाइड होगा उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट काम करता है। नाउ अब अगर हम बात करें रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट की, जहां पे आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण होता है। ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपका कॉइल है, ये कॉइल वही कॉइल है, अगर ये ए मीटर होगा तो सीरीज में कनेक्ट होगा, अगर ये वोल्ट मीटर होगा तो पैरेलल में कनेक्ट होगा। और इस कॉइल को यहां पे जो आपका एक फिक्स्ड आयरन और मूविंग आयरन है, इसमें आपने इस कॉइल को बाउंड किया हुआ है, ताकि जब आपका ये कॉइल सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो, जब करंट इससे एंटर करेगा तो वो आपके इस फिक्स्ड आयरन और मूविंग आयरन से पास हो, ताकि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो। अब यहां पे वाइंडिंग की पोलैरिटी आप इस हिसाब से रखोगे कि आपका जो दोनों फिक्स्ड आयरन और मूविंग आयरन जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो तो उनका जो सेम पोलैरिटी है वो एक साइड हो। अब सेम पोलैरिटी एक साइड होने से फायदा क्या है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और चूंकि फिक्स्ड जो आयरन है वो आपके यॉक के साथ फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता, बट जो आपका मूविंग आयरन है वो आपके स्पिंडल से कनेक्टेड है। अब अगर ये स्पिंडल से कनेक्टेड है तो आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन आपके मूविंग आयरन पे लगने के बाद आपका मूविंग आयरन डिस्प्लेस होना चाहिए, यानी कि स्पिंडल रोटेट होगा। अगर स्पिंडल रोटेट होगा तो आपका जो पॉइंटर है वो भी डिफ्लेक्ट होगा आपके स्केल पे, और जहां पे ये रुकेगा वो आपको मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बताएगा। ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि जितना ज्यादा करंट आपके कॉइल से पास होगा उतना ज्यादा इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। तो आपके मूविंग आयरन जो है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज मेजर करेगा। बट अगर आपके करंट का वैल्यू कम होगा तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होगा तो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कम होगा, यानी कि जो मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज होगा या करंट होगा वो कम होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट काम करता है और आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि जो यहाँ पे पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो इन दोनों के फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण है। यहाँ पे जो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट और मूविंग आयरन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। इसलिए आप इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को मूविंग आयरन और अट्रैक्शन टाइप या रिपल्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट आप बताते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका एक स्प्रिंग कनेक्टेड है जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। और बेसिकली हमने ये डिसाइड किया था, ये मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाने के लिए आप स्प्रिंग यूज करोगे। साथ ही साथ जब हम बेसिक डिस्कस कर रहे थे और उसमें जब डैम्पिंग डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें ये आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो आपके अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में हमने शो किया है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में ये स्प्रिंग और एयर फ्रिक्शन जो अरेंजमेंट है वो आपको अगर रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में नहीं दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो इसमें नहीं होता। वो ये दोनों सिस्टम यहां भी होता है बट उसे यहां पे रिप्रेजेंट कर पाना डिफिकल्ट था, इसलिए हमने वो चीज यहां पे शो नहीं करी है। बाकी स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए दोनों इंस्ट्रूमेंट में यूज करेंगे और एयर चैम्बर और पिस्टन आप एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए दोनों इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। और यहां पे आपका कंप्लीट होता है दोनों ही इंस्ट्रूमेंट, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट में आपका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब अगर आपसे ये कोई पूछा जा सकता है कि अच्छा आपके पास दो ऑप्शन है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप, तो इनमें से कौन सा बेस्ट चॉइस होगा आपका जब आप एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट में आपका बेस्ट चॉइस होगा रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो आपके फिक्स्ड आयरन और मूविंग आयरन दोनों में ही फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है और वो दोनों ही आयरन के बीच में यानी कि दोनों ही के कारण ही वो प्रोड्यूस हो रहा है। बट अगर हम अट्रैक्शन टाइप में बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप हो रहा है जो कि एक आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि आपके अट्रैक्शन टाइप में थोड़ा ना थोड़ा एरर ज्यादा होगा तो वहां पे एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। रिपल्शन टाइप में आपका एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी आपके अट्रैक्शन टाइप से ज्यादा होगा, इसलिए आपका जो फर्स्ट चॉइस बनेगा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में वो आपका होगा रिपल्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। So students, we have achieved our first learning outcome, that is construction and working principle of moving iron instrument, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.